नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी एवं क्रेडिट पॉलिसी के बारे में, जिसे हम कहते हैं मौद्रिक एवं साख नीति। तो क्या होती है मौद्रिक एवं साख नीति, इसके बारे में हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी, इसको हम हिंदी में कहते हैं मौद्रिक एवं साख नीति। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये आप अगर समझेंगे तो बहुत आपको मजा आने वाला है इस क्लास में। इसमें सबसे पहले तो हमें 3 सिचुएशन से गुजरना होगा। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिरकार क्या करती है, हम बनाते क्यों हैं, उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। फिर हम बात करेंगे इसे कौन बनाता है, फिर हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और फिर हम उन्हीं एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं, बहुत फेमस एग्जाम का क्वेश्चन है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, OMO क्या होता है। तो सारे का सारा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे इस क्लास में आगे। सबसे पहले यदि हम इंडिया की बात करें, भारत की हम बात करें, तो भारत में 2 प्रकार की पॉलिसीज आती हैं। 2 पॉलिसीज आती हैं। एक आपकी होती है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जिसे हम हिंदी में कहते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति मतलब कि जिसको आप बजट के नाम से भी जानते हैं, बजट बनाते हैं, उसकी ही बात हो रही है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति की। सेकंड जो आएगी वो यही है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, जिसको हम मौद्रिक नीति कहते हैं। अब देखिए, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, आप सभी को अच्छे से पता है कि ये जो बजट है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? गवर्नमेंट के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से बनाया जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, ठीक है। ये दोनों पॉलिसी मिलके, इन दोनों पॉलिसी की जो भी नीतियां होती हैं उससे डिसाइड होता है कि देश का कितना डेवलपमेंट होगा, क्या ग्रोथ होगी, और हम ग्रोथ के लिए कौन कौन से एक्शंस ले रहे हैं। ये दोनों पॉलिसी के माध्यम से डिसाइड होता है। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो राजकोषीय नीति में आप जानते हैं कि टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस लेविट करना है, टैक्सेस लगाना है, वो सब गवर्नमेंट हमें बताती है कि क्या क्या टैक्स में डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स होने वाली होती हैं फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, उसका ब्यौरा इसमें होता है कि क्या क्या गवर्नमेंट खर्च करना चाहती है देश के डेवलपमेंट पे, उसमें क्या खर्चा लगना है, ये सारी चीजें आपकी बजट में आती हैं। जब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरेस्ट रेट, कि कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा लोन्स में, क्या चीज रहेगी इंटरेस्ट रेट के माध्यम से, कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव पड़ता है मनी सप्लाई पे। किस पे? मनी सप्लाई, ठीक है, मुद्रा पूर्ति जिसे हम कहते हैं। यदि आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो लोन ज्यादा लोग लेना पसंद करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कर दिए तो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे लोन लेने में। इंटरेस्ट रेट हम कम कर दें तो लोग इंटरेस्टेड होंगे लोन लेने में। यहां मैं लोगों की बात कर रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा एक शेयर रखते हैं आपकी फर्म्स। फर्म क्या करती है? लोन लेके अपना कारोबार बढ़ाती हैं और देश के
प्रगति में योगदान देती हैं। तो यदि उन्हें सस्ता लोन मिलेगा तो वो ज्यादा लोन लेंगे और ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे, एक्सपेंशन कर पाएंगे, जबकि महंगे लोन में वो क्या करेंगे, अपने एक्सपेंशन को वो रोक देंगे। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें कौन से दो मुख्य एलिमेंट होते हैं? इंटरेस्ट रेट और मनी की सप्लाई। जबकि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के माध्यम से बनाई जाती है, और क्या टैक्स लगाने हैं और गवर्नमेंट की क्या स्पेंडिंग होगी, इसका ब्यौरा आपको कहां पे मिलेगा? फिस्कल पॉलिसी में। क्लियर है? इसको आप नोट कर सकते हैं कि मैंने एक देश की बात करी, दो प्रकार की पॉलिसी की बात करी, और कौन कौन उनको बनाता है, क्या क्या उसमें एलिमेंट होते हैं, और आगे हम डिस्कस करेंगे और फर्दर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर आगे लेके जाता हूं। अभी तक आपने देखा कि भारत में कौन कौन सी दो पॉलिसी वर्क करती हैं, उनको कौन बनाता है। इन पॉलिसीज का देश के योगदान में बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन अब हमें यह डिस्कस करना पड़ेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए फिस्कल पॉलिसी जो बजट है वो आगे की क्लास में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में बजट का एक लेक्चर है पूरा, जो कि पॉलिटी बेस्ड है, संविधान के बेसिस पे है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन इकोनॉमी के बेसिस से उसको हम अलग तरीके से इकोनॉमी की क्लास में समझेंगे। लेकिन आज हमारी क्लास है मॉनेटरी एवं क्रेडिट पॉलिसी पे, तो हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि मॉनेटरी एवं क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है। तो आपने ये देखा कि दो प्रकार की पॉलिसी वर्क कर रही है, लेकिन हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि मॉनेटरी पॉलिसी हमें बनानी क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इस पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट, कुछ मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है इन्फ्लेशन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुद्रा स्फीति। ठीक है, इसको आप इन जनरल समझिए, महंगाई की ओर मैं बात कर रहा हूं, इन्फ्लेशन। दूसरा होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। तीसरा होता है करेंसी एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो मुद्रा की वैल्यू है। ठीक है, ये तीन चीजों में सामंजस्य बिठाने के लिए, कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है उससे बेरोजगारी कम होती है, और जब इन्फ्लेशन घटता है तो बेरोजगारी बढ़ती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है। तो इसके बीच पे एक तालमेल बनाने के लिए हमें मॉनेटरी एवं क्रेडिट पॉलिसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप समझें, एक कॉन्सेप्ट होता है फिलिप कर्व। ये ग्राफ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। यदि मैं इस एक्सिस में इन्फ्लेशन को लूं, इन जनरल आप समझ सकते हैं महंगाई की बात कर रहा हूं, यहां यदि मैं अनएम्प्लॉयमेंट को लूं यानी कि बेरोजगारी, तो इनमें एक नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब किसी एक में भी यदि हम कोई परिवर्तन करेंगे तो दूसरा भी परिवर्तित होगा, दूसरे की भी वैल्यू में चेंजेस आएंगे। देखिए, यदि इस यहां से हम देखें इन्फ्लेशन, और ये हो गई बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन कम है, बेरोजगारी बढ़ गई। अब यहां पे देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ गया और बेरोजगारी घट गई। समझ में आ रहा है? इसे हम कहते हैं फिलिप्स कर्व। क्या कहते हैं? फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो अब आपने देखा नेगेटिव रिलेशन है। ये आपका महंगाई थी, महंगाई आपकी जहां पे कम थी वहां पे बेरोजगारी ज्यादा थी। हमने महंगाई को बढ़ा दिया, मतलब कि इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज किया, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ आपका? अनएम्प्लॉयमेंट घट गया। तो एक वैल्यू के चेंजेस में दूसरा चेंज भी हो रहा है। लेकिन अब इसमें एक और समस्या आती है कि महंगाई हम देश में उतनी ज्यादा भी नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई से क्या होता है, बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। तो इसको एक ऑप्टिमम लेवल पे रखने के लिए, ना ज्यादा हो महंगाई
ना बहुत ज्यादा कम हो। इसको मेंटेन करने के लिए हम मॉनेटरी एवं क्रेडिट पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम समझते हैं आगे, कि इसके बीच में तालमेल हमारा बना रहे, इसलिए हमें मॉनेटरी एवं क्रेडिट पॉलिसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हिंदी में शायद इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब देखिए सीपीआई ये दर्शाता है कि अभी वर्तमान में जो आपका प्राइस इंडेक्स है, जो वस्तुओं की कीमत है वो कितनी है, उससे ये डिसाइड हो जाता है कि महंगाई कितनी है। इसको मैं कह सकता हूं कि इसको हम फॉर इन्फ्लेशन देख सकते हैं। अब देखिए इसमें हमने एक चीज डिसाइड करी कि दोनों चीजों को हमको मेंटेन करना है, बेरोजगारी भी घटानी है और महंगाई को भी उतना नहीं बढ़ाना है कि लोगों के मतलब बहुत ज्यादा लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाए, उनके पास जो पैसा रहे उसकी जो मूल्य है, करेंसी का मूल्य है वो बहुत कम हो जाए, हमें ऐसा भी नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो रखते हैं ±2%। इसका मतलब ये है कि जो महंगाई है आपकी वो हर साल 4% का एक ऑप्टिमल लेवल है कि इतनी महंगाई तो आपकी इंक्रीज होगी। इसमें आपकी लोअर वैल्यू है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2% से 4%, और इसकी अपर वैल्यू कितनी हो गई, एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी हो गई, 6%। मतलब कि जो आपकी महंगाई है 2% तो मिनिमम हमें रखना ही है, 4% एक ऑप्टिमम लेवल है बिल्कुल, और मैक्सिमम हायर साइड में कितनी हो सकती है, 6%। इसके बीच में हम मेंटेन करेंगे किसकी सहायता से, मॉनेटरी एवं क्रेडिट पॉलिसी की सहायता से। इसके ऊपर हम नहीं जाने देंगे और ना ही इसके नीचे जाने देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, महंगाई को भी कंट्रोल में रखना है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम करना है, और साथ ही साथ हमारे देश की जो करेंसी की वैल्यू है जो इंटरनेशनल मार्केट में नापी जाती है उसको भी बना के रखना है। ये पूरा मोटो होता है किसका, मॉनेटरी एवं क्रेडिट पॉलिसी का। आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए इसको मैं हटाता हूं, फिर हम थोड़ा सा आगे और चीजें डिस्कस करते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए आपने ये तो समझ लिया कि मॉनेटरी एवं क्रेडिट पॉलिसी हम बनाते क्यों हैं। अब ये भी समझना जरूरी है कि जब मैं बोलता हूं इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, लोन ज्यादा हो गया, तो उससे महंगाई कैसे बढ़ेगी ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये भी एक ग्राफ के रूप में हम समझेंगे। अब इसमें ये ग्राफ जो होता है इसको समझाने से पहले एक और चीज मैं क्लियर करूं, जैसे कि जितनी भी फर्म होती है, आप शायद से एक दो लेक्चर पहले की बात है, उसमें आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि जो भी फर्म होती है, कंपनियां होती हैं, बैंक से लोन लेके अपना प्रोडक्शन करती हैं, उससे फायदा बैंक को भी होता है, और साथ ही साथ जब उनके पास ज्यादा डिमांड आती है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फैक्ट्री है और आप डेली के 10 प्रोडक्ट बनाते हो, अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे, लोन लेके आएंगे, ज्यादा एक्सपेंशन कर देंगे अपनी कंपनी का और आप 50 प्रोडक्ट बनाने लगेंगे। आपने ज्यादा प्रोडक्ट बना दिए क्योंकि डिमांड ज्यादा थी। ठीक है, तो जब आप ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो जब आप अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करेंगे तो आपको ज्यादा वर्कर भी हायर करने पड़ेंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो क्लियर सी बात है, मैंने बात करी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट हम कम करेंगे, तो जब ज्यादा लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट आप कम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि पब्लिक ने डिमांड बढ़ाई, दैट मीन्स पब्लिक के पास भी पैसा बढ़ा। तो यह भी मॉनेटरी पॉलिसी से ही संभव है
कि पब्लिक के पास पैसा बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी पब्लिक डिमांड क्रिएट करेगी, पब्लिक डिमांड क्रिएट करेगी तो जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे ज्यादा वर्कर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था वो इस प्रकार से वर्क करता है। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। यहां से मैं आपको प्राइस के बारे में बताऊंगा। ये आपका डिमांड है, ये आपका सप्लाई है, ठीक है। अब देखिए, डिमांड हमने बढ़ा दी। पहले ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट, जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे किसी भी चीज का प्राइस डिसाइड होता है। ये क्या है? प्राइस, मतलब कि मूल्य, ठीक है। आपने इस ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है, आपने डिमांड बढ़ा दी, कहां पे आ गई? यहां पे। तो डिमांड आपने बढ़ाई तो सप्लाई भी बढ़ गई, हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो आपका जो नया प्राइस है वो क्या हो गया? P1। मतलब कि जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ी वैसे ही आपका प्राइस भी बढ़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आपकी महंगाई आ जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसके माध्यम से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई भी आएगी। तो महंगाई बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं है, बहुत कम भी अच्छी नहीं है। देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि महंगाई आती रहे, लेकिन कितनी आए ये मैंने आपको बताया, 2 से 6%, और ऑप्टिमम लेवल क्या है? 4%। ये मेंटेन करने की कोशिश करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं ये ग्राफ को। अब आप बिल्कुल अच्छे से इसका पर्पस समझ चुके हैं कि मौद्रिक एवं साख नीति हम क्यों बना रहे हैं, और हम बेसिकली 2 ही काम करना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं, करेंसी एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना चाहते हैं, मनी सप्लाई को नियंत्रित करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर है कि यदि मनी सप्लाई मुद्रा की पूर्ति को यदि हम इंक्रीज कर दें, जो मार्केट में मनी सप्लाई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हैं नोट छापता है। मनी सप्लाई, नोट छापने का तो उसको अधिकार है, लेकिन ऐसे कितने भी नोट वो नहीं छाप सकता, क्योंकि यदि वो जितने चाहे उतने नोट छापेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय मुद्रा की कीमत भी गिरेगी। साथ ही साथ जब बहुत ज्यादा मनी मार्केट में हो जाएगी तो मनी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके पास मान लीजिए कोई चीज यदि 100 रुपए की मिलती है, अचानक से मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे आ जाए, आपके पास 2000 रुपए आ गए। अब आप जाएंगे, वो चीज आपको 100 रुपए की नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास पैसा तो आ गया, लेकिन आप जब उस चीज की जाके डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो उस चीज की कीमत भी बढ़ेगी। साथ ही साथ पहले आप दुकानदार से जो चीज 100 रुपए की लेते थे, तो दुकानदार को भी तो आपसे कमाना है, तो अब वो चीज आपको 1000 रुपए में बेचेगा। तो सबसे बड़ा जो घाटा है वो ये तो होता है कि अगर हम सारे गरीबों में पैसा बांट दें तो वो तो उनकी स्थिति थोड़ी ठीक होगी, थोड़ी, क्योंकि फिर वो 5000 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा डेंजरस कॉन्सिक्वेंस क्या है, बहुत ज्यादा पैसा अगर सेंट्रल बैंक छाप के सब में बांट दे तो अमीर जो है, अमीर व्यक्ति, उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके पास जो पैसा था उसकी वैल्यू क्या है, ड्रास्टिकली क्या होगी, लो हो गई। जो गरीब है उसके पास भी आ गए 10,000 रुपए, लेकिन अब वो मार्केट में लेके जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो मनी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाएगी। तो मनी सप्लाई जब हम बढ़ाते हैं तो इसका फायदा क्या होता है, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड इंक्रीज होने से जो प्रोड्यूसर होता है उसको सप्लाई इंक्रीज करनी होती है। जब डिमांड इंक्रीज होती है तो उसके माध्यम से वो जब सप्लाई इंक्रीज करता है उसके बाद प्राइस भी बढ़ते हैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे ही वस्तुओं का मूल्य डिसाइड होता है, और इसके कारण से इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। मुद्रा स्फीति, ठीक है। महंगाई, मुद्रास्फीति का मतलब है कि आपके पास जो पैसा है उसकी परचेसिंग पावर कितनी है, वो कितने मूल्य की वस्तु खरीद सकता है। हम ऑफन कहते हैं कि महंगाई आ गई, लेकिन टेक्निकली महंगाई यदि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे
तो पहले आप 1 रुपए में बहुत ज्यादा चीजें ले लेते थे, आज 1 रुपए में आप बहुत कम चीजें ले पाते हैं। तो टेक्निकली क्या हुआ है, अगर हम 5 किलो गेहूं चावल का उदाहरण लें तो मान लीजिए 1 रुपए में आप 5 किलो गेहूं चावल ले आते थे, आज 1 रुपए में आप बिल्कुल भी नहीं ला सकते। तो टेक्निकली क्या हुआ, 5 किलो गेहूं चावल तो आज भी 5 किलो उतना ही है, लेकिन आपने जो पैसा खर्च किया उसकी परचेसिंग पावर घटी। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को मुद्रास्फीति। और उसका यदि आप ठीक उल्टा करें, मनी सप्लाई को कम करें तो आप डिमांड कम कर लेंगे, डिमांड कम करेंगे तो जो प्रोड्यूसर है, जो माल सप्लाई करता है, उसको अपना घर चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, तो मार्केट में उसे अपना प्रोडक्ट सेल करना ही पड़ेगा। लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है तो वो क्या करेगा, सस्ती कीमतों पे बेच देगा, और इससे क्या होगा, डिफ्लेशन आ जाएगा। मतलब कि मुद्रा अपस्फीति, मनी की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, टेक्निकली महंगाई कम हो जाएगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मॉनेटरी पॉलिसी में जितने भी टूल्स आएंगे, केवल ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप समझ जाएंगे कि किसी चीज की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। अगली चर्चा हम करते हैं कि आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी तो बनाई जाती है, लेकिन इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया जाता है, 2016 से इसकी शुरुआत हुई है। उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उनके माध्यम से ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उस समय से शुरुआत हुई है। इसमें रहते हैं टोटल 6 मेंबर। कितने मेंबर रहते हैं, 6 मेंबर। यदि आपसे कोई पूछे मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, पहला जवाब होगा आरबीआई। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से बनाता है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर रहते हैं, जिसमें से 3 मेंबर आरबीआई के रहते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, तो 3 मेंबर आपके हो गए आरबीआई के, 3 मेंबर हो गए आपके गवर्नमेंट की ओर से। तो ये 6 मेंबर की जो कमेटी रहेगी वो मिलके मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कब बनाएगी, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है बाई मंथली। क्या होती है फ्रीक्वेंसी इसकी, बाई मंथली। बाई मंथली का क्या तात्पर्य है, मतलब प्रत्येक 2 महीने में आपकी एक मॉनेटरी पॉलिसी आती है। मान लीजिए हमें लग रहा है कि ऑप्टिमम लेवल 4% मेंटेन है, तो अगले 2 महीने में यदि हमने मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन 2-2 महीने में, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि बाई मंथली रिव्यू होगा, इसका बाई मंथली रिव्यू होगा। प्रत्येक 2 महीने में हम मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं या उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 2-2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी आपकी आती है, मतलब कि साल में 6 बार। ठीक है, तो बाई मंथली रिव्यू होगा, 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर। अब ये जो 3 मेंबर होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स के फील्ड के महारथी हो सकते हैं। लेकिन जो आरबीआई की ओर से व्यक्ति हैं, इसमें आपके पहले व्यक्ति होंगे गवर्नर। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं जो गवर्नर होता है वो पहला मेंबर होगा। दूसरा, आप जानते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो उसमें से कोई एक डेप्यूटी गवर्नर दूसरा मेंबर होगा, और तीसरा जो मेंबर होगा वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। मतलब कि एक आपके गवर्नर, एक आपके डेप्यूटी गवर्नर और एक आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, और इन तीनों के माध्यम से हमारे आधा पार्ट पूरा हुआ, और इन 3 के माध्यम से हमारे पूरा
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी जो कि प्रत्येक 2-2 महीने में रिव्यू करेगी और मॉनेटरी पॉलिसी को देश में लाएगी। क्लियर है? चलिए इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो अब आपको कॉन्सेप्ट, ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, साथ ही साथ ये जो 3 मेंबर थे इसमें से कोई उसमें नया मेंबर आया हो तो वो भी पूछ लिया जाता है कि अभी हाल ही में कौन से मेंबर इसमें लिए गए हैं। मैंने आपको बताया 2-2 महीने में रिव्यू होता है। अभी आप जानते हैं जो कोरोना पेंडेमिक का चल रहा है पूरा कोविड-19 का, इसमें आपने देखा कि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज लाई इस क्राइसिस से निपटने के लिए, लेकिन आप जानते हैं शक्तिकांता दास जी ने भी अपने मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज किए हैं। तो न्यूज में हेडलाइन चली थी कि आरबीआई ने चेंजेस किए हैं अनशेड्यूल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। क्या पढ़ाया था? अनशेड्यूल्ड, क्योंकि उसका समय नहीं था उस समय आने का, लेकिन क्राइसिस को देखते हुए अनशेड्यूल्ड, पहले ही उनने रेपो रेट वगैरह घटा लिए। अब हम इसके एलिमेंट आगे डिस्कस करते हैं कि क्या इसके एलिमेंट हैं और कैसे ये पूरी चीजें होती हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, जिसके माध्यम से हम मनी का फ्लो मार्केट के अंदर कंट्रोल करते हैं और महंगाई को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट रह गया था कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसकी पावर आरबीआई को कहां से मिली है, तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। कभी भी आरबीआई में 2 प्रकार के एक्ट वर्क करते हैं। जब उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था तो एक जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 था, दूसरा आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो पावर है आरबीआई को कौन देता है? एक्ट 1934 का। नोट छापने की पावर कौन देता है? आरबीआई एक्ट 1934। अब इसमें 2 प्रकार के फैक्टर वर्क करते हैं। एक जिनको हम नाप सकते हैं परसेंटेज में, उनकी गणना कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं गणनात्मक फैक्टर्स, मतलब कि जिसको हम गणना कर सकें। और एक होता है ऐसे फैक्टर जो कि क्वालिटी बताते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर, गुणात्मक। ठीक है, तो एक होता है आपका गणनात्मक फैक्टर और एक आपके होते हैं गुणात्मक फैक्टर। तो इसमें मैं पूरे फैक्टर आपको एक बार में नोट कराऊंगा, यही पूरे फैक्टर हमको डिस्कस करने रहते हैं पूरे के पूरे मॉनेटरी पॉलिसी में। तो मैंने क्या बताया आपको कि पहले जो होता है वो आपका होता है, एक होता है आपका गणनात्मक फैक्टर्स और एक होते हैं आपके गुणात्मक फैक्टर्स। तो गुणात्मक को हम इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स, और गणनात्मक को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। जिनकी हम गणना कर सकते हैं इनको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिए। सबसे पहला जो मैं क्वांटिटेटिव में लिखूंगा, इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम परसेंटेज के बेसिस पे, किसी भी चीज को परसेंटेज के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका बैंक रेट, दूसरा आपका आता है एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसे हम कहते हैं। अभी हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या इसका हिंदी में नाम है और इसका उपयोग हमें क्यों पड़ता है। तीसरा आता है सबसे फेमस जो आपने कई बार सुना होगा, रेपो रेट। चौथा आता है आपका रिवर्स रेपो रेट, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं। ठीक है, बैंक रेट को हम हिंदी में भी बैंक ही रेट कहते हैं, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को हम कहते हैं सीमांत स्थायी सुविधा।
अभी हम वैसे डिस्कस करेंगे। पांचवा होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, और छठवा आपका होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कि SLR। और सेवेंथ पॉइंट है आपका OMO, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अभी अपन डिस्कस करेंगे इसको। तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये आपके आते हैं क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के अंतर्गत। जब मैं बात करता हूं क्वालिटेटिव फैक्टर्स, तो यहां पे सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कि क्वालिटी बनाती हैं, जैसे कि कंज्यूमर रेगुलेशन हो गए, क्रेडिट राशनिंग हो गई, गाइडलाइंस हो गई, डायरेक्ट एक्शन हो गए। ये सारे आपके किस में हो गए? आपके क्वालिटेटिव, जो कि क्वालिटी बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसे हम LTV कहते हैं, लोन टू वैल्यू रेशियो भी कहते हैं, जिसमें आपका आता है कि कितना आपको, ये सारे बहुत इजी फैक्टर हैं। मेनली इस क्लास में हमारा फोकस इन सारे फैक्टर्स में रहेगा। उसके बाद हम इन फैक्टर्स पे ध्यान देंगे, ये बहुत इजी है समझने के लिए। दूसरा आपका होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि आपके कंज्यूमर को लेके क्या बैंक की गाइडलाइन है, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। ठीक है, तो कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन आपका कौन सा पॉइंट हो गया? आपका थर्ड पॉइंट हो गया कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। फिर आपका गाइडलाइन हो गया, गाइडलाइन हो गया। पांचवा आपका हो जाता है मोरल सुआशन, और सिक्स्थ आपका हो जाता है डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, तो ये सारे आपके क्वांटिटेटिव थे और वो आपके क्वालिटेटिव थे। इसको आप ध्यान से नोट करिएगा, और भी कई फैक्टर इसमें आते हैं। हम इतने हमारे एग्जाम की दृष्टि से पढ़ेंगे, कुछ एक आध फैक्टर इसमें और ऐड हो जाते हैं। तो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें से कोई भी आपको दे देगा और वो बोलेगा इसमें से ये गणनात्मक है या गुणात्मक है। तो यदि आपके दिमाग में ये चीज है तो आप बिल्कुल उसका सही आंसर लगा पाएंगे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है? आपके क्वांटिटेटिव, जिनको हम परसेंटेज में माप सकते हैं, और इनको हम परसेंटेज में नहीं नापते, लेकिन ये क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से नोट करिएगा। फिर हम समझते हैं कि CRR और SLR हम किसे कहते हैं। नोट करिए इसे, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी कस्टमर जो रहता है कमर्शियल बैंक का, वाणिज्यिक बैंक का कोई भी कस्टमर बैंक में जब पैसा जमा करता है तो बैंक उस पैसे से फर्म को क्या देती है? लोन देती है। ये मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में। और फर्म से बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, और ये इंटरेस्ट कंज्यूमर को भी, मतलब कि कस्टमर को भी दिया जाता है, और बैंक अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। तो जब हम बात करते हैं CRR की और SLR की, वो क्या होता है? देखिए, बैंक के पास मान लीजिए किसी कस्टमर ने 100 रुपए जमा किए, तो बैंक वो 100 रुपए किसी फर्म को उधार दे सकता है, लेकिन RBI मॉनेटरी एवं क्रेडिट पॉलिसी के माध्यम से CRR का रेट डिसाइड करती है। जैसे कि पहले 4% हुआ करता था, अभी कितना है? 3%। तो CRR को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैश
रिजर्व रेशियो, और हिंदी में हम इसे कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। ये जो रेशियो है इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने आपके पास 100 रुपए जमा करे तो उसका 3%, ये समय समय पे चेंज होगा, 3%, 4%, तो मान लीजिए आज की डेट में ये 3% है, तो ये जो 3% सीआरआर है, तो बैंक को 3% रिजर्व रखना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। मतलब अब उसके पास कितने बचे? 97 रुपए ही बचे किसी को उधार देने के लिए, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे वो कोई प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। जो भी पैसा उसके पास जमा होता है 3% उसे क्या करना है? रिजर्व रखना है। मान लीजिए अब सारे का सारा वो लोन दे देंगे, जब ये व्यक्ति पैसा लेने आएगा तो बैंक के पास कुछ कैश भी तो रहना चाहिए, तो वो आरबीआई के पास जमा करके रखता है। ये जो चीज है ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट होती है और फोर्टनाइटली बेसिस पे आरबीआई पे जमा की जाती है। सारे बैंकों के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि जितना भी उनके पास जमा करने के लिए पैसा आ रहा है उसका वो सीआरआर के रूप में 3% या 4% जो भी आरबीआई डिसाइड करे वो रखे। ऐसा ना करने पे किसी भी बैंक पे पेनाल्टी भी लगा सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो पेनाल्टी जो होगी वो कितनी होगी? जो भी उस समय का बैंक रेट होगा, अभी हम पढ़ेंगे बैंक रेट क्या होता है, जो भी बैंक रेट होगा उसका 3% और। तो ये डेली कैलकुलेट होगा और फोर्टनाइटली बेसिस पे आरबीआई पे जमा होगा। तो 3% बैंक रिजर्व रखता है कैश फ्लो मैनेज करने के लिए, ठीक है। और एसएलआर जिसे हम कहते हैं स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कि वैधानिक तरलता अनुपात। 3% तो आपको कैश के रूप में रखना है, ठीक है, कैश के रूप में। लेकिन एसएलआर स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो कहता है कि बैंक के पास जो भी पैसा जमा हुआ है 3% तो कैश के रूप में रखेगा। जैसे कि अभी एसएलआर आप लोग चेक कर लीजिएगा, एसएलआर 18.50% चल रहा है, तो इतना पैसा बैंक को रिजर्व में रखना है ऐसे फॉर्म में जो कि तुरंत कैश में परिवर्तित हो सके। क्योंकि देखिए बैंक सीआरआर के रूप में रखता है, बैंक का उसमें कोई फायदा नहीं है, ये रिजर्व बैंक के पास भी रखेगा तो रिजर्व बैंक से इसको कोई भी इंटरेस्ट सीआरआर में नहीं मिलता, ठीक है, सीआरआर में नहीं मिलता। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि जो एसएलआर है जो कि अभी वर्तमान में 18.50% है, ये पैसा बैंक रख सकता है ऐसे फॉर्म में जहां से बैंक को कुछ प्रॉफिट भी हो सके, साथ ही साथ जब बैंक को कभी भी इमरजेंसी में जरूरत पड़े कैश की तो ऐसे फॉर्म में हो जिससे तुरंत वो कैश में परिवर्तित हो जाए। जैसे कि कैश में भी इसको रख सकता है, बैंक की मर्जी है, लेकिन कैश से बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसको वो गोल्ड के रूप में रख सकता है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रूप में रख सकता है। गवर्नमेंट जो पैसा रेस करती है सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में कि हम आपको इतना पैसा वापस कर देंगे, तो इस रूप में भी वो इन्वेस्ट करके ये पैसा रख सकता है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरआर मैंने क्या बताया, बैंक के पास जो पैसा आया कुछ पैसा वो रिजर्व रखेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जिससे वो मैनेज कर सके कैश की रिक्वायरमेंट जब भी उसको आवश्यकता पड़े। सीआरआर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई ब्याज नहीं देता, वर्तमान में इसकी वैल्यू है 3%, बदलती रहती है, मैंने आपको बताया। तो उसके अलावा एसएलआर क्या होता है, 18.50 अभी चल रहा है कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में। बैंक जितना कस्टमर ने जमा किया है उसका 18.50% इस रूप में इन्वेस्ट कर सकता है, और ये ऐसे फॉर्म होता है जो बैंक को कुछ प्रॉफिट भी देता है। साथ ही साथ जब कैश की रिक्वायरमेंट हो बैंक को तो वो तुरंत इसको लिक्विड फॉर्म में
तरल रूप में, मतलब कि कैश के रूप में इसको परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए एक और चीज इसमें आप समझिए, जो सीआरआर रहता है इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है नो मिनिमम वैल्यू, मतलब कि टेक्निकली 0 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है इस पे भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जबकि मैं एसएलआर की जब बात करता हूं तो मिनिमम तो कोई लिमिट नहीं है, और इसमें मैक्सिमम की लिमिट है 40%। जितना पैसा कस्टमर ने आपके पास जमा किया है उसका यदि मॉनेटरी पॉलिसी में परिवर्तन आएगा तो मैक्सिमम कितना होगा, 40%। ठीक है, तो सीआरआर क्या होता है, बैंक अपने पास ऐसा, आरबीआई के पास रिजर्व रखता है कैश के रूप में, जो पैसा किसी कस्टमर या कंज्यूमर के माध्यम से बैंक में जमा किया जाता है उसका। तो आप 3% प्लस 18.50% इन्वेस्टमेंट में से घटा दीजिए, उतना परसेंट पैसा बैंक के पास अवेलेबल है किसी को भी लोन देने के लिए, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई फर्म हो। आप इसे जोड़ लीजिए तो कितना आ गया, 21.50%। तो 100 रुपए में से आप 21.50% माइनस कर लीजिए, उतना पैसा बैंक के पास अवेलेबल है मार्केट में उतारने के लिए। ठीक है, अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं कि जो भी पैसा बैंक के पास जमा होता है उसे हम कहते हैं एनडीटीएल। क्या कहते हैं, एनडीटीएल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ऐसा हमने क्यों बोला, जनरल भाषा में हम क्या कह रहे हैं, बैंक के पास जितना जमा पैसा आया, टेक्निकल भाषा में हम क्या कह रहे हैं, एनडीटीएल। हम एनडीटीएल क्यों कह रहे हैं, नेट डिमांड, जो पैसा आप सेविंग अकाउंट में जमा करते हो, करेंट अकाउंट में जमा करते हो, उसकी आप कभी भी डिमांड कर सकते हो कि हमें ये पैसा वापस करो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये डिमांड लायबिलिटी है। लायबिलिटी किसे कहते हैं, ये पैसा बैंक का नहीं है, वो जिसने जमा किया उसका है, तो बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो डिमांड लायबिलिटी हम किसे कहेंगे, सेविंग अकाउंट में जमा पैसा, करंट अकाउंट में जमा पैसा जिसकी कस्टमर कभी भी डिमांड कर सके। टाइम लायबिलिटी क्या है, आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हो, उसके अलावा आरडी करते हो, एफडी करते हो, एक टाइम लिमिट के बाद ही आप जाके बैंक से डिमांड करते हो कि मुझे मेरा पैसा वापस करो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम लायबिलिटी। तो टेक्निकल टर्म में एनडीटीएल हम किसे कहते हैं, जो भी पैसा जमा होता है बैंक में वो एनडीटीएल रहता है, क्योंकि वो डिमांड लायबिलिटी हो सकता है और टाइम लायबिलिटी हो सकता है। ठीक है, सीआरआर किसे कह सकते हैं, बैंक एक निश्चित अनुपात में पैसा रिजर्व रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, इस पे उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसकी वैल्यू मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से घटाई या बढ़ाई जा सकती है, इस पे नो लिमिट है मैक्सिमम पे और नो लिमिट है मिनिमम पे। जबकि एसएलआर ऐसा पैसा होता है जो बैंक ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करे जो तुरंत लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो सके, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 40%। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया, लेकिन एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि ये महंगाई को किस तरह से प्रभावित करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट बताए, मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या था, मनी सप्लाई हम बढ़ा देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, घटा देंगे तो महंगाई घट जाएगी। अब देखिए, अगर सीआरआर पे मैक्सिमम लिमिट नहीं है तो मैं सीआरआर बढ़ा दूं अगर मॉनेटरी पॉलिसी से, तो जितना मैं सीआरआर बढ़ाऊंगा, जितना मैं एसएलआर बढ़ाऊंगा, उतना बैंक के पास मार्केट में देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। जैसे अभी 21.50% 100 रुपए में से घटा के बैंक मार्केट में दे सकता है, उससे ब्याज कमा सकता है। ठीक है, इकोनॉमी में भी फायदा होता है उससे। लेकिन यदि मैं कहूं मुझे महंगाई घटानी है, मार्केट में पैसा मुझे ज्यादा नहीं उतारना, मार्केट में पैसा कम करना है, तो लोगों के पास जब कैश क्रंच होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो वो क्या करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन जब हम कहेंगे कि लोन बहुत सस्ते हो गए, तो जिसको लोन नहीं भी लेना था वो भी पहुंच जाएगा लोन लेने।
जब वो लोन लेगा तो वो क्या करेगा, कार खरीदेगा, बाइक खरीदेगा, पर्सनल कहीं भी खर्चा करेगा, तो इकोनॉमी में उससे क्या है, फ्लो क्रिएट होगा, और ये महंगाई के आने से ही होगा। और यदि मैं महंगाई को कम करूंगा तो लोगों के पास से मुझे पैसा खींचना पड़ेगा। जब लोगों के पास से पैसा खींचना पड़ेगा तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, बैंक ऐसे टूल्स यूज करूंगा जिससे बैंक कम से कम पैसा मार्केट में दे पाए। तो मैं क्या करूंगा, सीआरआर की वैल्यू बढ़ा दूंगा, एसएलआर की वैल्यू बढ़ा दूंगा, मार्केट में कम पैसा जाएगा, लोगों के पास कम पैसा होगा, डिमांड कम होगी, प्रोड्यूसर सोचेगा डिमांड है नहीं, तो वो क्या करेगा, चीजों को सस्ता बेचना चालू कर देगा, महंगाई कम हो जाएगी। ठीक इसका उल्टा पे महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको एग्जाम में इससे जुड़ी कोई भी कंडीशन दे दे तो आपको सीधे फॉर्मूला ये देखना है कि यदि सीआरआर कम करते हैं तो बैंक के पास कम पैसा होगा मार्केट में उतारने के लिए, और मार्केट में कम पैसा मतलब महंगाई कम, मतलब कि इन्फ्लेशन डाउन होगा। कोई भी कंडीशन आपसे पूछ ले, ठीक है, एसएलआर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, महंगाई घटेगी, सीआरआर में बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, महंगाई घटेगी। इतना कठिन नहीं है, यदि आप ऐसा, आपको केवल ये कल्पना करनी है कि कौन सी वैल्यू जब हम इंक्रीज करेंगे तो मार्केट में पैसा कम होगा या मार्केट में पैसा बढ़ेगा। जब सिंपली मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो महंगाई भी ज्यादा होगी, मार्केट में पैसा कम होगा तो महंगाई भी कम होगी, सिंपल। लास्ट में जब हम पूरा कंक्लूड करेंगे तो वहां पे मैं एक एक चीज बताऊंगा कि क्या हम कम करेंगे तो क्या बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा तो क्या घटेगा। अब हमारे नेक्स्ट एलिमेंट हम डिस्कस करते हैं कि रेपो रेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट और बैंक रेट क्या होते हैं। यहां पे आपने किसी भी कस्टमर का रिलेशन देखा बैंक से, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं बैंकों का बैंक कौन कहलाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किसी भी बैंक का रिलेशन होता है, जैसा किसी कस्टमर का अपने बैंक के साथ होता है, वैसे कोई भी बैंक आरबीआई का भी एक प्रकार से कस्टमर होता है। तो यहां पे जो बाकी के आपके 4 एलिमेंट मैंने बताए वो यहां पे आपके कवर होंगे। जब बैंक आरबीआई से लोन लेता है, समझ में आ रहा है आपको, पहली बात तो बैंक कस्टमर से पैसा ले रहा है तो पैसा आ रहा है उसके पास मार्केट में उतारने के लिए। बैंक ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही पैसा ले सकता है मार्केट में देने के लिए। मतलब बैंक जब आरबीआई से उधार लेता है तो वो 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जो दूसरा टाइप होता है वो होता है रेपो रेट, तीसरा होता है बैंक रेट। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं आप उन्हें, जो कि बैंक जब आरबीआई से उधार लेता है तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। ठीक है, ये तो आप नोट कर चुके हैं, इसे मैं ऐसे ही लिखे रहने देता हूं। यदि कोई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई लोन लेता है जो कि 2 दिन, 14 दिन, 28 दिन, अप टू 90 डेज, मतलब कि अप टू 90 डेज तक यदि बैंक ने आरबीआई से कोई लोन लिया है तो उस पे देने वाला जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। फिर से कहता हूं, बैंक द्वारा आरबीआई से लिया गया लोन 90 दिनों की समय सीमा तक का जो लोन है उस पे दिया गया इंटरेस्ट क्या कहलाता है, रेपो रेट। 90 डेज से ऊपर
जो इंटरेस्ट रेट लगेगा उसे हम कहते हैं बैंक रेट, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये मान लीजिए बैंक के पास कोई अचानक से समस्या आ जाए, एक आध दिन के लिए उसे कैश मैनेज करने के लिए अचानक लिक्विड फ्लो की आवश्यकता पड़े, पैसे की आवश्यकता पड़े, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ओवरनाइटली बेसिस, मतलब कि वन डे आप मान सकते हैं, ओवरनाइटली बेसिस पे यदि कोई पैसा उधार लेता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उसे हम क्या कहते हैं, एमएसएफ रेट। तो ये आप मान सकते हैं ओवरनाइटली बेसिस, एक दिन के लिए, अप टू 90 डेज के लिए रेपो रेट, और 90 डेज से ऊपर क्या हो गया, बैंक रेट। क्लियर है? इकट्ठे तीनों एलिमेंट आपके क्लियर हुए, एमएसएफ, रेपो और बैंक रेट। अब बात आती है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो का मतलब होता है रीपरचेसिंग ऑप्शन। जैसे कि आप कभी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आप अपनी कोई मॉर्टगेज वैल्यू रखते हैं, कोई चीज आप वहां पे उधार रखते हैं, कोई चीज गिरवी रखते हैं। तो जो चीज आप गिरवी रखते हैं मॉर्टगेज वैल्यू, तो आपने अपनी संपत्ति दी, जब आप लोन चुका देंगे तो आपको अपनी संपत्ति वापस मिल जाएगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, रीपरचेस करना, इसीलिए इसको नाम दिया गया है रीपरचेस ऑप्शन। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एकदम आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जब बैंक के पास कैश ज्यादा हो जाता है, मार्केट में भी उसने दे दिया, उसके पास ज्यादा है, तो वो क्या करे, कैश रखे रखे उसके पास बढ़ेगा तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपना कैश रखवा देगा। मतलब कि किसी बैंक द्वारा रिजर्व बैंक को दिया गया लोन, अभी क्या हो रहा था, बैंक ले रहा था लोन, तो उसे हम क्या कह रहे थे, रेपो रेट। इसका ठीक उल्टा कर दो, बैंक रिजर्व बैंक को लोन देगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट। अक्सर एग्जाम में करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर में आप जानते हैं हमेशा ये पॉलिसी रेट चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अभी आपका रेपो रेट 4% चल रहा है, कितना, 4% चल रहा है, और ये समय समय पे परिवर्तित भी होता रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस समय जब आप पेपर देने जाएं तो क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। जैसे कि रेपो रेट की वैल्यू अभी चल रही है 4%, 4%, और हमेशा आपको रेपो रेट में ऐसी कोई वैल्यू देखने मिल जाएगी कि वो वैल्यू यदि आप ऐड करेंगे तो आपका बैंक रेट और एमएसएफ रेट बन जाएगा, और वो वैल्यू आप माइनस करेंगे तो आपका बन जाएगा रिवर्स रेपो रेट। जिस प्रकार से आपने देखा, जब बैंक किसी फर्म को उधार देती है वहां से ज्यादा इंटरेस्ट वसूलती है, और जो उसका कस्टमर होता है उसको कम इंटरेस्ट देती है। सेविंग अकाउंट में आप सभी को पता है 10 से 12% फर्म को देती है, जबकि आपको कितना दे रही है, 3 से 4%, जबकि आप ही का पैसा उपयोग करके उसने ज्यादा पैसा कमाया। ऐसे ही आप देखिए 4% से आरबीआई से लोन लेती है, आपको 10-12% देती है, आरबीआई को 4% देती है, लेकिन आरबीआई तो बैंकों का बैंक है। तो जब बैंक आरबीआई को लोन देगा तो इसको इंटरेस्ट रेट क्या है, कम मिलता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कुछ प्रॉफिट जनरेट करेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया रेपो रेट अभी कितना चल रहा है, 4%। इसमें आप जो वर्तमान की वैल्यू है वो बैंक रेट की है 4.65%, मतलब कि 0.65% अधिक है रेपो रेट से बैंक रेट की वैल्यू, और जितनी बैंक रेट की वैल्यू है उतनी ही एमएसएफ रेट की वैल्यू भी होती है, जो कि आपकी कितनी है, 4.65%। मतलब 4% आपका रेपो रेट, 0.65 आपने बढ़ाया तो बैंक रेट और एमएसएफ रेट आपको मिल गया, और 0.65 आप घटा दीजिए, कितना, 0.65 आप घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा रिवर्स रेपो रेट। तो 4 में से आप 0.65 घटाएंगे तो आ जाएगा 3.35%। ये अभी चल रहा है रिवर्स रेपो रेट। ऐसा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब यदि आपको एक की वैल्यू पता है, ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि उससे बैंक रेट कितना ज्यादा है उतना ही एमएसएफ होगा, वो वैल्यू घटा देंगे तो रिवर्स रेपो रेट आ जाएगा। अब जब ये क्लास लास्ट में आपका, जब क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी डिस्कस हो जाएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे किसी भी चीज में परिवर्तन करने से महंगाई को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब आपको अच्छे से क्लियर होगा
बैंक यदि ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे उधार लेगा तो मार्केट में भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे उधार देगा। तो जैसे कि मैं रेपो रेट की वैल्यू बढ़ा दूं, 5% कर दूं, तो बैंक क्या होगा, आरबीआई से जो पैसा लेगा उस पर ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा आरबीआई को किसी भी वैल्यू पे। तो जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा तो वो फर्म या कस्टमर जिसको भी लोन दे रहा है उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेगा, मतलब कि लोन क्या हो गया, महंगा हो गया। जब लोन महंगा हो गया इसका मतलब यह है कि कम कस्टमर लोन लेना पसंद करेंगे, जिससे कि मार्केट में मनी सप्लाई घटेगी, मार्केट में पैसा घटेगा। तो जब मार्केट में पैसा कम होगा मतलब कि महंगाई कम होगी, डिफ्लेशन की स्थिति आएगी। और जैसा कि अभी पहले आपका ये 4% से ज्यादा चल रहा था, शायद से 4.25% चल रहा था, लेकिन अभी कोरोना के कारण इसको हमने क्या किया, कम कर दिया। मतलब हम मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने सीआरआर को भी क्या किया, कम किया। ठीक है, क्योंकि हम मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, महंगाई ला रहे हैं, मनी सप्लाई डिमांड क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे लोगों को जॉब्स मिले। बहुत सारे लोगों की जॉब्स क्योंकि जा रही हैं। अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगी ये तीनों वैल्यू। तो आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि इन तीनों वैल्यू को बढ़ाएंगे। इन तीनों वैल्यू को आप यदि बढ़ा देंगे तो बैंक को ज्यादा लोन बढ़ के मिलेगा, मार्केट में लोन महंगा होगा और कम लोन लेना पसंद करेंगे, तो क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगी। इन चीजों को आप घटाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी। जबकि रिवर्स रेपो रेट में इसका ठीक उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा। रिवर्स रेपो रेट की वैल्यू यदि आप मान लीजिए ये, तो बैंक आरबीआई को उधार दे रहा है, तो बैंक यदि आरबीआई को उधार देगा और बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट वापस मिलेगा तो वो ज्यादा लोन सस्ता कर पाएगा। तो रिवर्स रेपो रेट यदि आप बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, रिवर्स रेपो रेट आप घटाएंगे तो क्या होगा, महंगाई घटेगी। तो रिवर्स रेपो रेट से इसका ठीक जो रिलेशन है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। यदि बैंक रेट बढ़ाने में महंगाई घट रही है तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने में महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी। कॉमन सेंस इसमें आप लगा सकते हैं कि बैंक को ज्यादा पैसा मिलेगा, मतलब ज्यादा लोन देने के लिए पैसा उसके पास है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट के रूप में आरबीआई से ज्यादा रिटर्न मिला। और यदि ये हम बढ़ाएंगे तो उसको और ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ज्यादा पैसा और मार्केट में उतारेगा तो महंगाई और बढ़ेगी। जबकि ये हम यदि घटा दें, 1% कर दे, तो ये जो पैसा आरबीआई को देगा उस पर कम इंटरेस्ट मिलेगा, मार्केट में देने के लिए कम पैसा। क्लियर है? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि क्या होता है ये सारे रेट्स। इसमें आपका जो भी आपके गणनात्मक वैल्यू थी उसमें एक वैल्यू आपकी बच रही है, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन साथ ही साथ जितने भी आपके क्वांटिटेटिव वैल्यूज हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, कि क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप ये अच्छे से पढ़ के रखेंगे। इसके बाद का जो पार्ट है, जितने भी आपके क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं वो बहुत इजी हैं। साथ ही साथ ओपन मार्केट ऑपरेशन और MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट, क्या होता है ये मैं उस क्लास में डिस्कस करूंगा। आज की जो भी क्लास थी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो, और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। आज की क्लास में जितना भी मैंने आपको बताया, आई होप आप अगर वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स पे बताइए, उसमें उसको हम फिर से फर्दर डिस्कस करेंगे। और यदि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी आप नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो के इस पार्ट तक यदि आप पहुंचे हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।